नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। कई दूसरे लोग इसी तरह के बयान दे रहे हैं और कल से हम देख रहे हैं, सबसे पहले उछल करके, कूद करके कैमरों के सामने कौन आया? जयराम रमेश और पवन खेड़ा। उसके बाद सुप्रिया और फिर तो लाइन लग गई। अखिलेश यादव की टीम के लोग पॉपकॉर्न की तरह, जैसे जब उसको भूनते हैं ना तो कढ़ाई में वो उछलते हैं, ये हालत थी। तो ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? और जब भी वो कोई नया शब्द इजाद करते हैं या उसको लोगों के सामने रखते हैं, तो विरोधी दलों की हालत ऐसी ही होती है। भाई, कोई भी नया शब्द इनोवेट हो रहा है तो उसकी कम से कम आप प्रशंसा तो करोगे। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, ये एक नया वार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हमारे ऊपर किया गया है। जबकि आम तौर पर उनकी छवि ऐसी है कि आप उन पर चाहे कितने वार करते रहिए, वो खामोश रहते हैं। लेकिन जब अवसर आता है और जब प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्र ने उनको एक अवसर तो प्रदान किया है कि वो 15 अगस्त को अपने अपनी बात कहें, देश के सामने कहें। और देश के सामने इस समय जो भी समस्याएं हैं, उनमें ये दिमागी नक्सलियों की भी एक बड़ी समस्या है, पूरा देश महसूस कर रहा है। तो इसको बस उन्होंने टच भर किया और ये कहा कि जरा इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, ये मौके की तलाश में है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से आपके सुपरिचित एकलव्य सिंह। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एकलव्य, बहुत स्वागत। सर प्रणाम बहुत सर। जय श्री नमस्कार। राम। कल हम नहीं जुड़े तो आपके दर्शकों को सर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। ये बताइए साहब, ये वैसे तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, लेकिन जब कोई टिप्पणी करते हैं, और वो टिप्पणी ऐसे ही हवा में होती नहीं है, उनका बहुत अध्ययन होता है कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले उनका एक पूरा उस पर वर्क होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है उनका। उसके बाद वो कोई बात कहते हैं। ये तो कम से कम अब तक उनके विरोधियों को भी अच्छे तरीके से ज्ञान हो चुका होगा। तो अगर उन्होंने दिमागी नक्सलियों के बारे में कोई टिप्पणी की है लाल किले से, इसका मतलब ये है कि इनकी कयामत आने वाली है, इन पर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। और ये जो बिलबिलाहट हम देख रहे हैं, इसकी वजह यही है क्या? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जिस तरह से धरातल पर उन्होंने मतलब लगभग अपना जो पूरा जीवन है धरातल पर राजनीति करके निकाला है, उसके बाद पिछले 20-25 वर्ष में जहां वो पहुंचे हैं, लेकिन उसके पहले बहुत लंबा जीवन उन्होंने धरातल पर जिया है। तो वो स्वयं सर एक तो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, और ये सब इश्यूज जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो इन सब चीजों का अध्ययन करके यहाँ पहुंचे हैं सर। तो एक तो सर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनके अचानक से ध्यान में आ गई, या मतलब उन्होंने सोचा कि अभी ये बोल देता हूँ। वो सर उनको ये सब जैसा कि आपने अभी फरमाया, उनका एक ब्लूप्रिंट तैयार रहता है, और वो ब्लूप्रिंट ये होता है कि वो जो टर्मिनोलॉजीज को जो उन्होंने एक तरह से बना रखा है, वो धैर्य के साथ उनको अपने एक उनका पेट बहुत बड़ा है सर, वो अपने उस पेट में उन बातों को रखते हैं, और जब सही समय होता है इम्पैक्ट के लिए तब यूज करते हैं सर उसको। जैसे कि सर आपके दर्शकों को याद होगा कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने जब संसद के पटल से एक बार आंदोलन जीवी बताया था सर, तो
कुछ लोग जो है उसमें इस तरह से ब्रांड हुए और वो इतनी पॉपुलर टर्म बनी कि आज तक उस टर्म का चलन है सर। और उसी तरह से मैं समझता हूँ कि सर अर्बन नक्सल था और अब ये एक स्टेप ऊपर लेके दिमागी नक्सल की बात हो रही है सर। और मतलब इसमें जो सबसे गजब की बात यह है सर कि मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो लोग उनके निशाने पे थे, मैं समझता हूं कि समस्त राष्ट्रवादी जिनको नरेंद्र मोदी जी एड्रेस कर रहे थे वो तो समझ ही गए, लेकिन जिनके लिए उन्होंने ये टर्म यूज करी वो उनके तो ये हालात हुए हैं सर कि वो स्वयं आके खुल के एकदम बता रहे हैं सर कि मैं हूं अर्बन नक्सल, मैं हूं अर्बन नक्सल। आपने देखा होगा सर कि ये कॉकरोचेस के बारे में एक चीज होती है सर कि ये जो हिट का जो स्प्रे की एक बात होती है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है सर कि जब आप हिट का स्प्रे कहीं पे, ये छुपे रहते हैं अंदर सर, तो उसके बाद जब वो हिट का स्प्रे किया जाता है तो ये अंदर नहीं मर जाते सर, गटर के अंदर या जिन जगहों पे छुपे होते हैं, ये बाहर आते हैं और फिर बाहर तड़प तड़प के मरते हैं सर। तो पहले ऐसी ही भागने की कुछ। कोशिश पहले जी भागने जी की कोशिश करते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, क्योंकि उनपे वो हिट का ऐसा वार होता है कि उससे वो ऐसी तड़प से भर जाते हैं, तो उसके बाद सर वो बाहर आते हैं और फाइनली मतलब सकम करते हैं सर। तो एक तो ये समझना जरूरी है सर, क्योंकि हालांकि मोदी जी ने बता ही दिया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये किन लोगों के बारे में बातें कर रहे थे। मैं भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे लगता है आपके दर्शक सारे समझ जाएंगे सर। किसी ने अभी कहा था कि लोकतंत्र के फैसले जो हैं अब वो संसद से नहीं सड़क से होंगे इस देश में। कोई सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कह देता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप देखिए सर कि एक विचित्र प्रकार के लोग होते हैं जो हिंदूज या सनातन धर्म को तो इंसल्ट करने में मतलब एक बड़ा गौरव का विषय समझते हैं, लेकिन यदि कोई घटना इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड होती है तो उनके मुंह पे चुप्पी लग जाती है, और वो इसी को सेक्युलरिज्म की परिभाषा समझते हैं सर, कि हिंदूज को इंसल्ट कर लो लेकिन किसी और को नहीं सर। कल आपने देखा होगा सर कि देश में एक कानून बना दिया जाए, संसद के पटल से एक कानून पास किया जाए और उसके कुछ ही दिनों के भीतर एक इतने बड़े मंच से कह दे कि वंदे मातरम का जब ये स्टैंजा आया तो उसे रुकवा दिया जाए सर। मुझे तो लगता है सर मतलब ये तो कमाल की बात है कि मतलब बेसिकली दिखाना था कि भाई हम तो नहीं करेंगे। अब एक और सर एक बड़ा मतलब गजब का लॉजिक था सर। अभी ये आपने देखा होगा सर कि वो जो संदीप दीक्षित के साथ जिस दिन वो राहुल गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रहा था, तो मतलब मैं बता रहा हूँ सर कि इन लोगों की मेंटालिटी और लॉजिकल इंटेलेक्चुअल थिंक लुटियंस इंटेलेक्चुअल लॉजिक कैसा होता है सर। उस दिन क्या हुआ सर कि एक वीडियो था जिसमें कि वो राष्ट्रगान जब बज रहा था तो राहुल गांधी चल दिए, तो उसकी एक क्लिप अशोक श्रीवास्तव जी ने शेयर करी थी, तो लोग उसको फैक्ट चेक करने लग गए सर। और फैक्ट चेक करके ये कहा गया कि पहले जब नेशनल एंथम बजा था तो राहुल गांधी खड़े हुए थे, वो तो बाद में वो एक किसी टेक्निकल एरर की वजह से रीप्ले हो गया, ये तब का वीडियो गलत परिप्रेक्ष्य में डाला जा रहा है। तो मतलब उनका लॉजिक ये है कि अगर राष्ट्रगान टेक्निकल पॉइंट से अगर रीप्ले हो जाए तो रीप्ले के समय उसकी इज्जत करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सर ये दिमागी नक्सलों के जो हैं इंटेलेक्चुअल लॉजिक होते हैं सर। आप देखिए सर कि मतलब वो कहेंगे कि चीन के एमओयू के बारे में जो कि एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, कांग्रेस भी उसको डिनाई नहीं करती कि एक एमओयू साइन हुआ था कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में। तो उसमें क्या है, एक एक पार्टी जो देश का नेतृत्व करना चाहती है या सरकार बना के देश को चलाना चाहती है, उसने एक दूसरे दुश्मन देश के साथ, मतलब जिसको एक दुश्मन देश परसीव किया जाता है, उसके साथ एक एमओयू कर रखा है, तो उसके कंटेंट्स क्या हैं ये देश की जनता को जानने का अधिकार है, इस चीज पे वो सवाल नहीं उठाते। लेकिन यदि जो कि मतलब कंप्लीटली फैक्ट से परे है, वो कह देते हैं कि ट्रंप के प्रेशर में और कोई ट्रेड डील जो आज तक हुई नहीं उसके प्रेशर में भारत की सेना ने पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया। ये होता है सर दिमागी नक्सलों का लॉजिक। और अभी जो हमारा सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है वो तो ये है ही सर कि उनको जंतर मंतर में इस देश के जेंजी युवा दिखाई देते हैं
और झारखंड प्रोटेस्ट में शायद जो वहां पे जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो उनको नक्सल ही दिखाई देते हैं, इसीलिए तो उनकी बात को नहीं सुन रहे और उनके बारे में ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकाल रहे हैं कि ये तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उसको असैसिनेट करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। तो ये सर मतलब अगर अपन इसी लिस्ट की बात करते जाएंगे तो ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु मैं समझता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि आपके दर्शक हों या कोई भी राष्ट्रवादी हो वो समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार के लोगों के बारे में बात कर रहे थे। और ये बिल्कुल सर यही एमओयू है वो जो जिसकी साइनिंग हो रही थी। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी किस कैपेसिटी में इसको साइन कर रहे थे, हालांकि शायद उस समय वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे ये पार्टी के। और इस समय पे यहाँ पे सोनिया गांधी, शी जिनपिंग, मनमोहन सिंह सभी की स्थिति थी और ये एक इंट्रा पार्टी ये था सर। और इन्होंने सर अभी इसको एक चीज से कंपेयर करा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी कि अभी कुछ समय पहले सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है ये, और इसमें सर ये जो एक मेरे ख्याल से बीजेपी का कोई विंग था सर, उसमें भी एक एमओयू या कुछ इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग हुई थी सर। तो सर वो जो हुई थी उसमें तो बड़े मतलब वो तो एकदम खुले पटल पे हुई और पब्लिक डोमेन में शेयर करा गया कि ये क्यों हुई है। भाई आपने करी तो आप मतलब इतने लगभग 3 दशक होने को आ रहे हैं, आप बता दो ना कि आपने क्यों करी। आप कंटेंट्स उसके मतलब डिस्क्लोज करके पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला सकते। तो ये है सर, और इस चीज को ये लोग डिफेंड करते हैं। तो ये अर्बन नक्सल मानसिकता नहीं है तो और क्या है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जब सोनिया गांधी किसी कैपेसिटी में नहीं थी और वो विदेशी डिग्निटीज के साथ बैठ कर के टॉक्स कर रही होती हैं, जैसे कोई राष्ट्र प्रमुख के बीच में चर्चाएं चल रही हों। तो ये किस कैपेसिटी में वो करती थी, बताए कांग्रेस पार्टी। सर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मतलब कल की जो घटना है सर, मुझे तो पता नहीं, शायद सोनिया गांधी जी वैसे तो कम से कम बहुत ही स्मार्ट ऑपरेटर रही हैं जितना उनको पहले देखा है हमने। मतलब कल शायद उम्र का असर हो या जो भी हो, लेकिन जिस तरह का सर मतलब मुझे लग रहा है कि शायद कल कैमरास या माइक वगैरह नहीं होते तो पता नहीं झापड़ वापड़ ही मार देती या क्या कर देती, जिस तरह के गुस्से में वो थी कि वंदे मातरम का वो स्टैंजा कैसे बचा दिया। और आजकल सर इन लोगों के दुर्भाग्य और देश के सौभाग्य की वजह से क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि दूर से भी माइक्स बहुत कुछ पिकअप कर लेते हैं सर। वो तो क्लियरली कह रहे थे सर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की दिस इज नॉट आवर वंदे मातरम, ये वाला वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें आप देखिए सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कांग्रेस के 3 लोगों के 3 वर्जन आए सर। ये ये लगातार रोकने की, रुकवाने की कोशिश कर रही थी। फिर आर्गुमेंट किए मल्लिकार्जुन खड़गे से भी, सेवा दल के एक नेता से भी, कि ये 2 के बाद रुका क्यों नहीं। और आज तो जानकारी है कि मंगलुरु में इसमें एक एप्लीकेशन दे दी गई है, एक एफआईआर दर्ज करने के लिए सोनिया गांधी पर। और ये होगा क्योंकि 11 अगस्त को राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो चुका है, ये कानून बन चुका है। अगर आप व्यवधान पैदा करते हैं वंदे मातरम के बीच में, उसे रोकने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरीके से उसका अपमान करते हैं, तो मिनिमम 3 साल तक की सजा है। तो ये सर अगर मामला आगे बढ़ गया, हालांकि जयराम रमेश ने आकर के कहा कि नहीं नहीं, रुकवाने की कोशिश नहीं थी, मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि खड़े थे, कुर्सी मंगवा रही थी। ये इतना बेतुका बयान है, इतनी बेतुकी सफाई है। राष्ट्रगान के समय कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का अध्यक्ष हो, उम्रदराज हो, उसको खड़े ही होना है, खड़े ही रहना है। बीच नहीं में सर, जब ये तो ये दो झूठ तो पकड़ा गया सर, ये झूठ दो पकड़ा गया सर। स्टैंड 2 स्टैंजा खत्म हो चुके थे, वो भी
उनके भी होठ चल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी चल रहे थे। जैसे ही तीसरा स्टैन्ज़ा शुरू होता है, सोनिया गांधी की बेचैनी शुरू हो जाती है और वो कहती हैं कि ये तीसरा स्टैन्ज़ा यहाँ क्यों बजाया जा रहा है? या तो संसदीय दल की चेयरमैन होते हुए भी उनको पता नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या कानून बन चुका है और कि क्या स्वीकृति मिल गई है, और अगर पता था तो ये और भी गंभीर मामला है। नहीं सर, ये झूठ पकड़ा भी गया क्योंकि उस जयराम रमेश की सफाई के बाद कुछ ही समय के बाद जब पवन खेड़ा से पूछा गया तो पवन खेड़ा ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये कांग्रेस का प्रोग्राम था और कांग्रेस के प्रोग्राम में जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने 1937 में जिस वंदे मातरम को तय कर रखा था, कांग्रेस में वही वंदे मातरम बजेगा। ये पवन खेड़ा के शब्द हैं सर। और उसके बाद सर एक और नेता हैं इनके जिनका नाम है शकील अहमद खान। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है सर? उन्होंने ये कहा है कि मुझे गर्व है, कांग्रेस की लीडरशिप पे मुझे गर्व है क्योंकि जिस तरह से ये नया वंदे मातरम भारत की जनता पे थोपा जा रहा था एक डिक्टेटोरियल स्टाइल में, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है कांग्रेस की लीडरशिप ने। ये शकील अहमद खान ने कहा है सर। तो ये तो सर आपके दूसरे बड़े शकील अहमद खान और पवन खेड़ा भी तो बड़े मेंबर्स है ना। तो भाई आप क्या, या तो खुद सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मामला हो गया है सर। जैसा कि मैंने उस दिन आपसे निवेदन किया था सर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रधानमंत्री मेलोनी को लेके जिस तरह की हरकत करी गई, वो और सर ये जो कल हुआ है, ये बहुत बड़ा मामला है सर। क्योंकि ये देखिए सर, ये दोनों बातें वही हैं। मैं इनफैक्ट सर आपको बताऊं कि अगर हम पिछले 20 दिन की बात करेंगे ना, ये आपके दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा सर कि मुझे लगता है कि ये 3 दिन में इसमें 3 मेजर इंसिडेंट्स हो गए हैं सर। ये जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन के बाद जो चीजें हुई सर, कांग्रेस की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, कि 3 मेजर इंसिडेंट्स हैं सर जो मुझे लगता है कि आने वाले समय को डिफाइन करेंगी सर। सबसे पहला इंसिडेंट है जिसमें कि कांग्रेस ने अपनी सर, जिसे कह सकते हैं कि राजनीति के स्तर को बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा दिया है सर। तो उसके 3 मेजर इंसिडेंट्स जो हैं सर, वो सबसे पहला तो है कि जो सदन के पटल से राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त बोला सर। इडियट और अंधभक्त जो है सर, ये इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि मोदी को तो मैं बहुत समय से गाली दे रहा हूं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, और देते रहते हैं, मेरे नेताओं से मैं दिलवाते रहता हूं, लेकिन अब मैं डायरेक्ट गाली दूंगा। और सिर्फ उसको गाली नहीं दूंगा, उसके वोटरों को, जिन लोगों ने उससे समर्थन करके वहां तक पहुंचाया है ना, तुम जो मुझे सुन रहे हो, तुम्हें भी बोल रहा हूं कि तुम भी अंधभक्त हो। सेकंड जो मेरे हिसाब से सर बहुत बड़ा इंसिडेंट था, वो था सर कि प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में जिस तरह की घटिया हरकत उन्होंने संदीप दीक्षित के साथ मिलकर करी। और सर देखिए, संदीप दीक्षित वाले में भी कई लोगों ने ये जो है ना, ये अर्बन नक्सल, ये दिमागी नक्सल, इन्होंने एक स्क्रिप्ट चलाने की कोशिश करी कि ये संदीप दीक्षित की हरकत थी। अरे भाई, ये संदीप दीक्षित की कतई हरकत नहीं थी। संदीप दीक्षित ने तो देश के सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा भी कहा था, तब भी राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया था, और अब भी ये हरकत के बाद मुस्कुरा ही रहे थे। एक पत्ता नहीं हिलता है कांग्रेस पार्टी में, वो कल सोनिया गांधी जी ने दिखा दिया। तो वो पूरी प्लान स्क्रिप्ट, जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर एक प्लान स्क्रिप्ट थी, वो सारा तमाशा एक स्किट प्ले करने की, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी एक स्किट थी। और राहुल गांधी का ये संदेश था कि वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, जो मोदी को बड़ा दिखाते हैं, उनके साथ भी अब मैं उनको भी गाली दूंगा, उनकी भी इंसल्ट करूंगा ओपनली। तो सेकंड इंसिडेंट ये था सर। और थर्ड इंसिडेंट सर, ये कल था सर, जब सोनिया गांधी ने अभी अभी संसद से पारित कानून की, मतलब पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करते हुए, उसको सीधा सीधा सर वंदे मातरम के थर्ड स्टैंजा को वहीं पे रुकवा दिया सर। तो ये 3 जो हैं सर, मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में डिफाइन करेंगे सर। इनफैक्ट आज जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो राजस्थान में हैं, किसी विकास कार्यों का वो कोई रैली करके वो इनॉग्रेशन वगैरह कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे सर उस रैली में सर आज इस बात का मेंशन सोनिया गांधी जी का नाम लेके किया है। तो मैं समझता हूँ ये छोटा बात है ही नहीं सर, और ये ऐसी चीज है सर जो एकदम पूरी तरह से जनता इससे कनेक्ट करेगी। आपने राजस्थान का जिक्र किया है, तो राजस्थान में एक घटना कल और हुई है। सर वहां पर
आजकल स्कूलों का निरीक्षण कर रही है तिलचट्टों की जमात और कौन-कौन से राज्य चुने हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। वो दीप के चिपके जो है वो तो महाराष्ट्र में किसी स्कूल में गया और वहाँ किसी विंडो का अ, विंडो के ऊपर जो अ, बारिश से या दूसरी चीज़ों से बचने के लिए कुछ प्रबंध किया गया है, उसे हटा कर के दिखा रहा है कि देखिए विंडो की क्या हालत है। और नीचे जो बेंचें पड़ी हुई हैं, वो बड़ी शानदार हैं, वो नहीं दिखा रहा वो। लेकिन केवल विंडो का एक पर्दा हटा कर के दिखा रहा है। फिर बच्चों के बीच में बैठ कर के कुछ रजिस्टर टाइप लिए हुए है, उसमें कुछ नोटिंग कर रहा है। इसी तरह राजस्थान के एक स्कूल में पहुँच गया ये रांका, आशुतोष राम का। आशुतोष आशुतोष रांका और वहाँ जाकर के बच्चों के बीच में बैठ कर के वो प्रमोशन कर रहा है अभिजीत दीपके का, कि अभिजीत भैया ने मुझे यहाँ भेजा है आप लोगों का हाल जानने के लिए, स्थितियाँ देखने के लिए और इन सारी चीज़ों की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। वो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। कुल जमा इस प्रचार का, दुष्प्रचार का उद्देश्य बीजेपी सरकारों को बदनाम करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करना है, जो समझ में आ रहा है। ये अलग बात है कि अब जो इनके विरोधी हैं वो भी जाग गए हैं और पंजाब के एक वीडियो ऐसे ही ला करके डाले गए हैं कि पंजाब में भी देखिए बच्चे किस तरीके से स्कूलों की अव्यवस्था पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो खतरनाक खेल शुरू हुआ है और ये इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल का भी वीडियो कल आता है और वो कहते हैं कि देखिए हमीरपुर में बच्चे सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देहरादून के पास एक स्कूल है, वहाँ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के, राजस्थान के। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन में अब तिलचट्टे अलग-अलग जगहों पर जाकर के ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। और सर ये जो सॉरी। ये ये तो कहा ही जा रहा है कि जंतर मंतर 2 भी अब उसकी बड़ी डिमांड हो रही है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सलियों के बारे में बात कर ही चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इस बार ये जंतर मंतर पर ही कूटे जाएँगे। सर ये बिल्कुल भी दूर नहीं है। आप देखिए सर आजकल मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे कांग्रेस भी जो प्रदर्शन कर रही है ना, कांग्रेस ज्यादातर जो अपने प्रदर्शन है वो ऐसी जगह पे कर रही है जहाँ पे उनको किसी तरह का प्रोटेक्शन होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहां पे कर रही है, या जहाँ के लोग मतलब जहाँ पे ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो जाती उस जगहों पे कर रही है। उसका कारण यह है कि जनता ने सर कांग्रेस के बब्बर शेरों को एआई समिट में जो उनका हश्र किया था उसका खतरा अभी तक मंडरा रहा है सर। और मुझे ऐसा लगता है सर कि जो हमने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में देखा वही सर लगभग जो है अब धीरे धीरे वो कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर भी मंडराने लगा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं सर, ये जो आप आशुतोष रांका वाला इंसिडेंट बता रहे थे, इसमें एक बड़ी विचित्र चीज हुई कि उसने वहां पे ये भी कहा कि भाई, उसकी थोड़ी सी एक क्लिप भी वायरल हुई थी सर कि मैं वो व्यक्ति हूं, हम वो लोग हैं जिसने इस देश के शिक्षा मंत्री को हटवा दिया। एक पुलिस किसी वाले को वो डीएसपी किसी डीएसपी को धमका रहा है। जी सर बिल्कुल। तो मतलब एक डीएसपी को वो कह रहा है कि भाई मेरे से ज्यादा दादागिरी मत करना, हम वो हैं जिसने देश के शिक्षा मंत्री को हटा दिया, 2 मिनट लगेंगे। तो सर ये जो एटीट्यूड है सर, मुझे ऐसा लगता है कि खेल खतरनाक तो है, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी के जो वोटर्स हैं या जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनमें ये चलने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है सर कि एक शिक्षा व्यवस्था को लेके थोड़ा सा डिसकंटेंट था हमारे देश में, होना भी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ी और इम्प्रूव हों, और जो युवा वर्ग होता है वो लगातार सर उसकी वो मतलब थोड़ा सा सर वो एक कहावत भी है सर, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन कहा करते थे, लेकिन कहते थे कि भाई अगर तुम 20 साल की उम्र तक कम्युनिस्ट नहीं हो तो फिर तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, लेकिन अगर तुम 20 साल के बाद
कम्युनिस्ट हो, 20 साल की उम्र के बाद भी कम्युनिस्ट हो, तो तुमसे बड़ा एंटी नेशनल कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है सर, युवाओं में थोड़ा ये होता है कि कुछ चेंज हो, उस समय मतलब एस्पिरेशंस भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मेच्योरिटी से बहुत कुछ देखा नहीं होता। परंतु मैं आपको बता सकता हूँ सर कि देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है सर कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं, ये इससे कोई खुश नहीं है सर। इनफैक्ट उनको ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस चीज का हुआ है कि इस तरह से उनका इस्तीफा क्यों हुआ। तो बीजेपी के जो वोटर्स हैं सर, और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो तो सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों करवाया इस्तीफा भाई, इस एनआरकी के रूट से उनका इस्तीफा क्यों होने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो तो ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि इस चीज को पसंद नहीं किया गया है। जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक जो अराजक और जो हिंसक रवैया हो गया था, और ये लोग सर ऐसा सोच रहे हैं कि ये उनने उसी लिए अचीव कर लिया, जबकि वहां पे जो कारण था वो बहुत अलग कारण थे सर। और अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सर कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो आशुतोष रांका और ये दीप के वगैरह जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो दिन दूर है जब हम जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ आपने सड़क पे झापड़ पड़ते हुए, मुंह पे इंक पड़ते हुए देखा था, वो दिन दूर है सर। क्योंकि देखिए सर, हमारे यहाँ जो एक नॉर्मल राष्ट्रवादी व्यक्ति भी होता है ना, उसकी एक उसमें धैर्य बहुत ज्यादा होता है सर। जैसे मोदी जी में है ना, लगभग हिंदुओं में और राष्ट्रवादियों में धैर्य होता है सर। लेकिन सर जब वो उनको लगता है ना कि अब बात हाथ से निकल रही है, तो वो इलाज करना जानते हैं और बहुत अच्छे से इलाज करते हैं सर, और वो होने वाला है इन लोगों के साथ। देखिए, 2 घटनाएँ हैं। एक तो लोगों ने ममता बनर्जी को नहीं बख्शा, अभिषेक बनर्जी को नहीं बख्शा। वहाँ पर कितने लोगों के ऊपर अंडे, टमाटर, जूते, चप्पल पड़ रहे हैं, पड़ चुके हैं अब तक। दूसरे, इन लोगों ने पिछले दिनों दिल्ली में आकर के मीटिंग करने के लिए कई हॉल्स बुक करने की कोशिश की, ट्राई किया। किसी ने हॉल भी देने से मना कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि इनका एक नंगा नाच देख चुके जंतर-मंतर पर, और 20 जुलाई को संसद मार्च जब ये कर रहे थे, किस तरीके से इन्होंने पुलिस वालों को भी अटैक किया और वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ तोड़ी। तो कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है कि दिल्ली यानी देश की कैपिटल में इस तरह का तांडव कोई आकर के करे। तो किसी ने इनको हॉल नहीं दिया। फिर ये एक पार्क में जाकर के मीटिंग करने लगे, तो आस-पड़ोस के जितने भी सोसाइटी वाले थे वो आ गए और इनके ऊपर चढ़ बैठे और उन्होंने कहा कि आप यहाँ ये हरकत नहीं कर सकते कि जी हम जा रहे हैं, बस हम तो मीटिंग करने के लिए। नहीं, ये मीटिंग के लिए नहीं है। बच्चे कहाँ रहेंगे? यानी उन्होंने भी इनको दौड़ा लिया। तो पब्लिक में रिएक्शन तो दिखाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल से लेकर के और दिल्ली तक हर जगह। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मतलब ये जेन जी टर्म आजकल की है, और मतलब लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। इनफैक्ट ये जो मतलब ये इस तरह से बात करना कि जेन जी, मिलीनियल्स और ये सब एक नया चलन है सर। लेकिन साफ बात यह है सर कि इस एज ग्रुप के लोग उन तीनों बार वोट दिए हैं जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, और 3 बार जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं तब भी इस एज ग्रुप ने वोट दिया है, और उन सब वक्त भी इन लोगों का वोट शेयर जो है बहुत बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक से भारत में इन लोगों का बहुत बड़ा वोट शेयर हो गया है। तो ये इनफैक्ट सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी, एक तो पहली बात तो इन लोगों की गलतफहमी है कि ये जेंजी की आवाज है। ये कतई जेंजी की आवाज नहीं है सर। ये दूर दूर तक इन लोगों का कोई जेंजी से ना लेना देना है, ना ये जेंजी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा जो एक बात है सर, वो भी समझना जरूरी है कि जो जेंजी का जो एज ग्रुप है सर, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मतलब जिसे मैं इनफैक्ट कहूंगा सर कि वो मोदी जी की एक तरह से कल्ट फॉलोइंग है सर। वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने क्या है सर कि बड़े लंबे समय तक कांग्रेस का राज देखा है, या मोदी जी से पहले का राज देखा है सर। तो
वो समझते हैं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं, उनने तो मोस्टली अपनी जिंदगी जी ली सर, लेकिन वो समझते हैं कि ये देश के लिए और देश के इन्हीं बच्चों के लिए ये कितनी बड़ी मोदी जी में अपॉर्चुनिटी है। और अगर वो गए तो ये जो 12 साल का जो इतना बड़ा एक बेस तैयार हुआ है वो किस तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपको याद होगा सर, उस समय की बात आपको याद होगी कि अटल जी की जब सरकार थी सर, तो एक हमेशा लोग है ना एक टर्म यूज करा करते थे, इंटरनेशनल सर्किट में भी इंडिया के लिए एक टर्म यूज हुआ करती थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अटल जी टेन्योर, कि इंडिया अब एक टेक ऑफ स्टेज पे है सर। टेक ऑफ स्टेज की एक बात होती थी कि अब भारत वो उड़ान भरने वाला है। और फिर वो जो 10 साल यूपीए की सरकार रही उसमें हमने देखा सर कि कहां हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में पहुंच के, डबल डिजिट इन्फ्लेशन में पहुंच के, करप्शन के चरम पे पहुंच के क्या हमारे देश की हालत हुई। तो मैं तो सर आज भी मानता हूं कि हमारा देश ने मोदी जी के में मतलब बहुत प्रगति करी है पिछले 12 वर्ष में। लेकिन मैं मानता हूं कि सर अब जाके एक्चुअली हम जो है ना रियल टेक ऑफ स्टेज पे आए हैं। अब भारत ने अपना पूरी तरह से एक तरह से वो सामर्थ्य बना लिया है कि वो जो उड़ान भर ली है ना, अब जस्ट अब ऊंची उड़ान का तो समय ही अब आया है सर। तो वो अपॉर्चुनिटी कोई खोना नहीं चाहता सर, और वो इन ये दिमागी नक्सलों को तो कतई नहीं करने देंगे सर। वो तो क्या है सर, लोगों को पता है कि इनमें कुछ ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, ना इनको कोई सुनता है और ना इनसे ज्यादा है। इस बार सर क्या है कि इनको ऐसा लग रहा होगा सर कि ये जो सीजेपी का भी जो सो कॉल्ड आंदोलन था जंतर मंतर में, ये वहां पे सर जो फाइनली वहां पे जो तमाशा हुआ, मैं ऐसा समझता हूं सर कि बहुत लोगों को ये समझ में आ चुका है कि वो जो 20 तारीख को संसद पे कूच हुई थी उसमें 3 तरह के मेन एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा भी बन गया। एक सर समाजवादी पार्टी के वर्कर्स थे सर, भीम आर्मी का बहुत बड़ी मतलब लोग भेजे गए थे सर उसमें। और तीसरा जो आपको पता होगा सर, ये जो ताहिर हुसैन वगैरह वाली बेल्ट के जो ये जिहादी वगैरह हुआ करते थे दिल्ली में, ये 3 लोग आए थे सर मेनली, जिनने की उस आंदोलन को एक तरह से एकदम हिंसक बना दिया। बाकी इन लोगों में कोई खास दम नहीं था सर। और मुझे ऐसा लगता है सर कि सरकार ने भी कहीं ना कहीं ये सोनम वांगचुक को तो उठा लिया था कि चलो ठीक है ये वो, लेकिन ये एक्सपेक्ट शायद नहीं किया होगा कि ये इस तरह के 3 एलिमेंट्स एक्चुअली ये पॉलिटिकल फोर्सेस इनके पीछे भेज के और इसको एक इतना हिंसक रूप देने का मतलब इस स्तर पे गिर जाएंगे ये लोग। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि ना उन लोगों ने और राहुल गांधी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। तभी तो राहुल गांधी ने देखा कि अरे इसकी तो लाइमलाइट इतनी बढ़ गई, तब जाके सर वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर सड़क पे लेटे। तो सर ये वही वाली बात है सर कि उस दिन एक बार आपसे चर्चा भी हो रही थी कि एक बार ये जो यूपी में भी 2024 में हुआ सर, वो हो गया एक बार। अब थोड़ी ना इन पे कोई विश्वास करने वाला है। थोड़ा सा दो पांच जेन्युइन लोग जो इनके साथ जुड़ रहे थे कि हाँ भाई स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में चेंज लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने देख लिया सर कि ऐसा तो कोई इंटेंट ही नहीं था। और वो और भी ज्यादा तब एक्सपोज हो गया सर जब इनका रवैया झारखंड के प्रोटेस्ट के लिए देख लिया। तो अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करने वाला सर, अब तो मतलब बैकफायर करने वाला है इनके ऊपर ये सब। जिस टेक ऑफ की बात आप कर रहे हैं, उसी टेक ऑफ को तो रुकवाने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही हैं पश्चिम की सर ताकतें। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और दर्शकों से आग्रह रहता है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो ज़रूर कर लें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्कार।